नमस्कार। पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवली निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है बीमारियों की रोकथाम में टीकाकरण की भूमिका। टीकाकरण खुद को और अपने प्रियजनों को खतरनाक बीमारियों से सुरक्षित रखने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। हर साल विश्व टीकाकरण सप्ताह हमें याद दिलाता है कि हमारे प्रियजनों की सुरक्षा में टीके कितने महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो शिशु का पहला टीका हो, बच्चे की बूस्टर खुराक हो या फिर दादी दादा के लिए फ्लू का टीका हो, टीकाकरण हर साल लाखों लोगों की जान बचाता है। 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है। इस बार की थीम है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। टीकाकरण क्यों जरूरी है, कौन कौन सी बीमारियों से बचने के लिए इन्हें लगाया जाता है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा और नई दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में पेडियाट्रिक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट। आप दोनों का ही स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। श्रोताओं, आपके मन में भी टीकाकरण से संबंधित कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 23314444 23314444 और 2323421050 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप ऑन न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। अरोड़ा साहब, पहले आपसे पूछेंगे, जैसे कि अभी हमने थीम बताई कि इस बार की थीम है और इसके अलावा टीकाकरण सिर्फ एक अभियान नहीं है, बच्चों और वयस्कों को या यूं कहें सभी को स्वास्थ्य और क्वालिटी ऑफ लाइफ देने का एक मंत्र है। अपने देश की बात करें तो टीकाकरण से संबंधित कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, UPI के बारे में जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके बारे में भी। धन्यवाद लवलीन जी। इसमें हम सबसे पहले तो ये है कि जो इस समय बच्चों के लिए जो टीका कार्यक्रम है, मुख्य कार्यक्रम इस समय सारा उस पे बच्चों पे फोकस्ड है, जिसमें हम टीबी का, खसरे का, रुबेला का और काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, निमोनिया से और पोलियो, इस तरीके से कुल मिलाकर के आज की डेट में हमने देखा है कि पिछले 10-12 साल में जहां पहले केवल 60% बच्चों को टीके मिल पाते थे पूरे तरीके से, आज हम 92-93% बच्चों में कंप्लीट टीकाकरण कर पा रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं में जो है टिटनेस और डिप्थीरिया का उनका टीका लगाया जाता है। और तीसरा जो है समय समय पर किसी को कुत्ते ने या किसी जानवर ने काट लिया है तो रेबीज का टीका है। तो कुल मिलाकर कर हमारा भारत का टीकाकरण कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। और हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं करीब 2,60,00,000 से 2,70,00,000। तो जो हमारा कोहॉर्ट है बच्चों का भी वो सबसे बड़ा है। तो इस वजह से ये कार्यक्रम ये अगर मैं कहूँ कि सार्वजनिक कोई भी कार्यक्रम हो स्वास्थ्य के अलावा भी, तो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम हमारे अपने देश में सबसे बेहतरीन है और इसकी जो पहुंच है या जिसको हम कवरेज या सैचुरेशन कहते हैं वो सबसे ज्यादा है। दुर्गम और दुर्गम इलाकों में भी पहुंचते हैं, टीका लगाते हैं। दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं। धर्मवीर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, और डॉक्टर साहब नमस्कार। लवलीन जी, मैं एक दुखद समाचार ये बताना चाह रहा हूँ। हमारे रेगुलर लिसनर थे रघुवीर सिंह चड्ढा जी, वो हमारे बीच नहीं रहे तो वो और मैं ये सवाल मेरा ये है कि मलेरिया और डेंगू का अभी तक कोई इंजेक्शन तो बना नहीं है। कोरोना के समय में हमारे वैज्ञानिक डॉक्टरों ने 6 महीने में इंजेक्शन तैयार कर लिया था। ये इंजेक्शन अभी बनने को क्या कारण नहीं बन पा रहा? अरोड़ा साहब। अच्छा, धर्मवीर जी धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं। ये मैं आपको एक तरह से खुशखबरी देना चाहूँगा कि भारत में डेंगू का टीका जो है उसका टेस्टिंग चल रहा है, ट्रायल चल रहा है और हमें लगता है कि 2027 में
हम भारतीयों के लिए डेंगू का टीका अवेलेबल होगा। उसके अलावा भारत में दुनिया भर के लिए मलेरिया का एक खास तरह का टीका हमारे यहाँ 2 कंपनियां बना रही हैं। यानी दुनिया की जो रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो एक खास तरह का मलेरिया है, और वो टीका अफ्रीका के लिए खास तौर पे फैल्सीपैरम करके एक मलेरिया का वैरायटी होती है, उसके लिए बन रहा है। हमारे अपने देश के लिए मलेरिया का उस पर अनुसंधान चल रहा है, और शीघ्र ही हमें लगता है कि हमारे वैज्ञानिक भाई और युवा इसमें भी सफल रहे। डेंगू और मलेरिया दोनों का टीकाकरण हो सकता है, आ सकता है जल्दी। हिसार हरियाणा से राजेंद्र जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार जी लवली निगम जी, और डॉक्टर साहब को भी मैं नमस्कार करना चाहूंगा। जी और ये भी कहना चाहूंगा कि जो पब्लिक स्पीक कार्यक्रम है, इसको इनाम की घोषणा भी की है हमने खबरों में, आपकी खबरों में न्यूज का से सुना, बहुत अच्छा लगा। आप ही लोगों की भागीदारी के कारण ये संभव हुआ है। जी, सवाल पूछिए। बहुत ही लोकप्रिय, और डॉक्टर साहब की आते हैं, हमें अच्छी जानकारी देते हैं, और आपकी पेशकश भी अच्छी होती है। और डॉक्टर साहब से ही जानना चाहता हूँ, सबसे बच्चे को कौन सा टीका जरूरी होता है? और मैं डॉक्टर साहब से ये भी जानना चाहता हूँ कि महिलाएं भी, हम भी काम करते हैं, जो टेटनस का टीका है, छोटी मोटी चोट लगती रहती है चाकू से या किसी और चीज से, तो वो कितना जरूरी है, कितना जल्दी लगवाना चाहिए, ये बारे में जानना था। और कुछ टीके ऐसे होते हैं जी, डॉक्टर साहब से जानना था कि बच्चों को बुखार आती है, बुखार हो जाते हैं, और बड़े बुजुर्ग हमारे दादा दादी वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं, तो इसके बारे में जानना था भी कौन से घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, राजेंद्र जी समझ आ गया। राजेंद्र जी, डॉक्टर बिष्ट, वैसे तो चार्ट दिया ही जाता है, कौन कौन से टीके? राजेंद्र जी, आपके 3 सवाल हैं। पहला जो आपने पूछा था कि बच्चों को कौन से टीके जरूरी हैं क्या नहीं है। सारे टीके जो राष्ट्रीय हमारे टीकाकरण कार्यक्रम है वो बहुत 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 जरूरी हैं, इसलिए वो सारे के सारे टीके अति आवश्यक है। जो आपने दूसरा बताया था कि माओं के इन्होंने टिटनेस का टीका, और आप लोगों को जो टिटनेस चोट लगती रहती है, तो अगर मान लीजिए एक बच्चा है जिसको कि हमने डीपीटी के इंजेक्शन पूरे लगा रखे हैं, और 2, 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पे लगाया है, और बूस्टर लगाया है 1.5 साल पे, और 5 साल पे एक और बूस्टर लगाया है, तो इस अवस्था में अगर उसका पहले वाला का जो टीकाकरण का शेड्यूल है वो पूरा है, तो उसको अगले 5 साल तक और टीका और टिटनेस लगाने की जरूरत नहीं है। हम जो एडल्ट हैं, हो सकता है आपको बचपन में टीकाकरण पूरा ना हुआ हो, अगर आपको टिटनेस का पहला जो एक प्राइमरी इम्यूनाइजेशन है 1 महीना और 6 महीने पे लगा हुआ है, तो अगले 5 साल तक आपको दोबारा कोई टीका लगाने की जरूरत नहीं है, और 5 साल के बाद भी आपको अगर होगा तो दूसरे लगा देंगे। वो हर बार कटने के बाद टिटनेस का टीका, दौड़ते हुए टिटनेस का टीका लगाओ, वो सही बात नहीं है। कई बार चोट लग जाती है तो अक्सर ये कहते हैं टिटनेस का टीका लगवाया क्या? हाँ, तो वो अगर आपने 0, 1 और 6 महीने का शेड्यूल पहले पूरा कर रखा था, तो अगले 5 साल तक अगर आपको चोट लग रही है तो आपको टिटनेस का इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी इन्होंने पूछा, राजेंद्र ने सवाल पूछा बच्चों के टीकाकरण का कि क्या जरूरी है। कई बार होता है जो हम चार्ट देते हैं उसमें भूल जाता है कोई इंसान की कौन से हफ्ते में कौन से उसमें लगवाना है, किसी भी कारणवश भूल गया, तो कितने टाइम पे लगवा लेना चाहिए? जो कैचअप वैक्सीन टाइप है वो कितने समय के अंतराल में लगवा लेनी चाहिए अगर भूल गए हैं? लवलीन जी, जब जागे तभी सवेरा। तो हम कैचअप इम्यूनाइजेशन के लिए जो कह रहे हैं कि जितना जब भी आपको हो रहा है, और हमने उसके अलग अलग बना रखे हैं कि अगर वो अगले 6 महीने पे आ पा रहा है तो कब लगाएंगे, अगर 1 साल के बाद आ रहा है तो कब लगाएंगे, 5 साल के बाद आ रहा है तो कब लगाएंगे, उसको कितने टीके पहले लग चुके हैं। तो अगर बच्चे को कोई टीका नहीं लगा हुआ है जन्म से, और वो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ये अब जैसे सर ने कहा 94-95% हमारा कवरेज है, अब ऐसा नहीं होता है। वो हम 15 साल 20 साल पहले देखा करते थे। अब अगर कोई एक टीका छूट जाता है तो उसका हम अगले कुछ महीनों में लगा सकते हैं, जब भी उसको मिले अब लगा। जी अरोड़ा साहब। हाँ, तो बात यह है कि टीका में कई बार 6 महीने साल भर की लेट हो गई, तो जब भी आप हो, कई बार हमारे स्वास्थ्य कर्मी इस बारे में कहते हैं जी अब तो इसकी उम्र निकल गई, तो उसकी बात पे उससे अड़ें और उससे कहें कि टीका लगाएं। अब प्रयास ये है कि 5 साल तक अगर मेरा कोई टीका मिस हो जाता है मेरे बच्चे में, तो उसको वो टीका जरूर लगना चाहिए, क्योंकि टीका एक तरीके से मेरे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए इंश्योरेंस है, कवच हम कह सकते हैं। ये इंश्योरेंस एक कवच है और ये अत्यंत आवश्यक है, और ये बहुत ही बेहतरीन सवाल। दूसरा एक ये कह रहे थे कि बुजुर्ग लोग परेशान हो जाते हैं कि किसी बच्चे को बुखार हो जाता है। बुखार हो जाता है, हाँ, तो बुखार ये
कोई भी इंजेक्शन लगाया जाता है तो हल्का सा बुखार या जहां पर इंजेक्शन लगाया वहां सूजन या दर्द होती है, उसके बारे में चिंता नहीं करें, वो 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे रहता है। लेकिन इसमें एक इसको पॉजिटिव तरीके से देखें कि अगर टीका के बाद थोड़ा बुखार या अगर सूजन है, इसका मतलब टीके ने अपना असर दिखाया है। जी। उत्तर प्रदेश आगरा से राजू जुड़े हैं। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार राजू जी, सवाल पूछिए। और जी सवाल जी मैं ये जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब से कि जो टीके होते हैं या फिर जो पोलियो ड्रॉप्स होती हैं या अन्य जो जितने टीके और ड्रॉप्स होती हैं, क्या इनमें कुछ साइड इफेक्ट भी होता है क्या? टीकों का कोई साइड इफेक्ट्स होता है जो राजू बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि कई बार हम लोग माता पिता इस बात पे बिदक जाते हैं कि भाई इसके कोई साइड इफेक्ट है इसलिए टीका नहीं। देखिए अभी अभी जो पहले बात हुई कि टीका लगाने के बाद हल्का सा बुखार या जहां पर टीका लगा है उसके सूजन हो जाती है या इंजेक्शन लगा है, और ओरल अगर जो दवाई जैसे पोलियो की बात करी तो उसके बाद तो कुछ कोई असर नहीं होता है। और एक चीज़ और भी ध्यान रखना चाहिए, कई बार बच्चे को जैसे नाक बह रहा है, हल्का जुकाम है या एक आध पतली टट्टी आ गई है, उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। टीका अगर टीके का दिन है तो टीका लगवा लें। इसके साथ अलावा अरोड़ा जी कुछ एक मिथ्स भी हैं, जैसे अंडरवेट बच्चा है तो हम थोड़े दिन बाद टीका लगवाएं, या टीके के बाद तुरंत बाद फीड ना करें, या अगर जैसे अभी आपने बोला बच्चे को बुखार है तो अभी नहीं लगवाएंगे बाद में लगवाएंगे, तो इनमें क्या कुछ सच्चाई? नहीं, वो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टीका जो है कमज़ोर बच्चों के में तो और भी ज़्यादा निहायत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे अगर उनको कोई बीमारी लगे तो उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। तो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत ही घनिष्ठ तरह का वैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं, क्योंकि वैक्सीन जो है या टीका जो है स्वस्थ लोगों को लगाया जाता है, और स्वस्थ लोगों को अगर ऐसी कोई चीज़ लगाए कि वो बीमार हो जाए तो ये तो बहुत गलत बात होगी। इसलिए सारे टीकाकरण में इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाता है टेस्टिंग में, और उसको पास होने में, मार्केट में आने से पहले, कि वो बिल्कुल सुरक्षित है और अपना काम अच्छी तरीके से बहुत अच्छे चरण पार करके आता है, और ऐसा कोई घबराना नहीं चाहिए, साइड इफेक्ट होंगे। इस बीच मध्य प्रदेश इंदौर से अनिल जुड़े हैं कार्यक्रम से। हेलो। हाँ मैडम, आपको भी और डॉक्टर साहब को हमारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, सवाल पूछिए। हमारा सवाल ये है, जो गर्भवती महिलाएं होती है जी, कौन से और कितने टीका होते हैं, और ये महिला की और उसके होने वाले बच्चों की रक्षा कैसे करते हैं, कौन सा बीमारियों का रक्षा करते हैं, कितने टीके आवश्यक होते हैं और कब लगाते हैं? और अनिल, हम आपका सवाल समझ गए हैं। सवाल आपका आवाज कट कट के आ रही है डॉक्टर बिष्ट। तो धन्यवाद अनिल। और हम जो गर्भावस्था में शुरुआत में ही टिटनस और अब टिटनस के साथ डिप्थीरिया का छोटा वाला टीका टीडी करके, पहले सिर्फ टीटी लगाया करते थे, 1 महीने के अंतराल पे, 4 हफ्ते के अंतराल पे 2 डोज, अगर पहला प्रसव है, और अगर उसको पिछली प्रेगनेंसी में मिला हुआ है तो हम अर्ली एक ही डोज लगाते थे गर्भावस्था की अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे। और डिप्थीरिया का डोज भारत सरकार ने ऐड किया है उसमें अंदर, क्योंकि गलघोटू की बीमारी से भी बचाव हो सकता है। बाकी टीके जो प्राइवेट में, क्योंकि मैं एक उस हिसाब से भी बोल रहा हूँ, तो कुछ टीके और हैं जो अगर नहीं लगे हैं तो गर्भ को स्थापित करने से पहले ही लगा देने चाहिए, तो वो आप लगा सकते हैं, बट गर्भावस्था के टाइम पे और कोई टीके नहीं लगाते। डॉक्टर अरोड़ा, आप शुरू में हम बात कर रहे थे, आपने बहुत सारी बीमारियां बताई थी और टीकाकरण के बारे में बताया था कि इसलिए ज़रूरी है। इंद्रधनुष मिशन भी हमारा एक शुरू हुआ था, जिसमें पर्टिकुलर 7 बीमारियां हमने ली थी, कि जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग हैं 7 बीमारियों के लिए। तो ये अभियान के हम इंद्रधनुष का एक अगला चरण मांगे, उसी का एक्सपेंशन हो रहा है? देखिए, इंद्रधनुष कार्यक्रम शुरू किया गया 2014 में जी, और वो एक तरह से कैचअप, जो बच्चे रह गए थे, जिससे एक मेरे ख्याल से जगबीर जी ने सवाल पूछा था कि जो बच्चे रह जाते हैं उनको मैं कब तक टीका लगा सकते, तो ऐसे जो बच्चे थे उन लोगों को टीका लगाने के लिए, और इसी तरीके से गर्भवती महिलाओं जिनमें टीका नहीं लगा, तो इस तरह के 5 चरण हो चुके हैं। इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष 5
ये अभी पिछले साल खत्म हुआ है और उसमें 5 साल तक के जो बच्चे जिनमें टीकाकरण रह गया था उनको पूरा टीका लगाया गया और खास तौर पे तवज्जो इस चीज़ की दी गई कि खसरा और रुबैले का जो इंजेक्शन है अगर उसके 2 इंजेक्शन नहीं लगे तो वो लग जाने चाहिए। तो ये समय समय पर भारत सरकार इस कार्यक्रम को चलाती है कि अगर कुछ बच्चे रह जाते हैं, क्योंकि टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य है हर जगह ये टीकाकरण पहुंचना चाहिए, कोई जो है हमसे बच ना सके। तो उस फिलॉसफी के तहत इस कार्यक्रम को चलाया जाता है और अभी फिलहाल जो जिस तरीके से हुआ है हमारे यहाँ टीकाकरण की जो उपलब्धता है और उसकी जो अचीवमेंट्स है वो पूरी दुनिया इसका आज लोहा मानती है। एक और एनपी सिंह जुड़े हैं, लेकिन उनसे पहले एक सवाल। जैसे अभी हम 2014 की बात कर रहे थे, इंद्रधनुष 2015 में पोलियो मुक्त किया, फिर हमने नवजात टेटनस उन्मूलन सर्टिफिकेट भी हमने हासिल किया। पब्लिक हेल्थ मिशन में भी यही सब हो रहा है और दुर्गम इलाकों में जहाँ वैक्सीनेशन ले जाना बहुत प्रॉब्लम होती है, कैसे उसे संभव करते हैं? देखिए, ऐसा है कि टिटनस, माँ को जो टिटनस का टीका लगाया जाता है इसलिए लगाया जाता है कि जो नवजात शिशु है उसमें टिटनस ना हो, उससे बहुत बच्चे मर जाते थे। तो 2015 में इस देश ने उस बच्चों में जो टिटनस होता है खत्म कर दिया। जब हम पढ़ते थे एमबीबीएस में तो उस समय आधा वार्ड हमारा टिटनस वाले बच्चों का होता था। अब भारत में टिटनस जो बच्चों में नवजात शिशुओं में वो खत्म हो गया है। और दूसरी चीज यह है कि पोलियो 2014 में हमें सर्टिफिकेशन मिल गया था। अब लेकिन क्योंकि भारत दुनिया में कई देशों में अभी भी पोलियो है, खास तौर पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, तो इसलिए ये जरूरी है कि पोलियो का जो उन्मूलन का जो कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। अब अगला कार्यक्रम जिसका उन्मूलन करना है और वो है खसरे का और रुबैला का। रुबैला करीब करीब खत्म हो गया है। रुबैला की वजह से दिल की बीमारी, कान की बीमारी, आंख की बीमारी हो जाती थी नवजात शिशु में अगर माँ को रुबैला हो गया गर्भावस्था में, लेकिन करीब करीब खत्म कर दी गई है। लेकिन खसरा अभी है और खसरे को इस देश ने एक कमिटमेंट दिया हुआ है कि 2026 तक हमें खसरा भी खत्म करना है। अब एनपी सिंह अरोड़ा साहब का सवाल सुनते हैं, दिल्ली से जुड़े हैं। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। मेरा नमस्कार अरोड़ा साहब। मेरे 3 क्वेश्चन है छोटे छोटे जी। सबसे पहला है कि जैसे सर ने बताया कि 92% हमारा टीकाकरण होता है, तो इस हिसाब से 12 करोड़ लोग तो अभी भी जो है या उससे कहीं ज्यादा मतलब अभी भी बिना टीके के रह रहे हैं। तो एज ए नेशनल कंसर्न मैं बहुत चिंतित हूँ कि उनका आगे क्या होगा जी, वो स्वस्थ रहेंगे। और दूसरा मेरा है कि आई एम प्रोन टू सोर थ्रोट, तो मैं इस टाइम कोई वैक्सीन ले सकता हूँ एट द एज ऑफ 60। और तीसरा मेरा सवाल यह है कि कोविड के बाद इतना 3 हमें वैक्सीनेशन लगी, लेकिन अभी भी सुनने में आता है कि इंडिया में बहुत सारी अभी भी चल रही है। तो एज ए क्यूरियोसिटी मेरी है कि वो इंजेक्शन ठीक थे या और उसमें कुछ तरक्की हो रही है या ये चलता ही रहेगा? अरोड़ा साहब, मैं दूसरे सवाल से शुरू करना चाहूंगी, या बल्कि जो इन्होंने कोविड का पूछा कि जिस तरीके से कोविड के दौरान पे हमने मास लेवल टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चलाया, उसका अनुभव जाहिर तौर पर आपके आगे भी काम आएगा जो टीकाकरण सप्ताह मनाते हैं। अब जो इन्होंने सवाल पूछा है कि जिस तरह कोविड के बारे में। हाँ, तो सिंह साहब, ऐसा है कि जो आपने 12 करोड़ कैलकुलेट किया है वो बिल्कुल वो नहीं, उसको एक अलग तरीके से तोड़ करके देखना है। उसमें ये है कि 18 साल से कम के बच्चों में 12 साल से कम के बच्चों में टीकाकरण नहीं किया गया था क्योंकि उनमें बीमारी बहुत ही माइल्ड होती है और इसलिए नहीं किया गया। और 12 साल से लेकर के 18 के बीच में करीब 92% कवरेज था और 18 से ऊपर 94%। जब इतने ज्यादा लोगों को टीका लग जाता है तो बीमारी एक जगह से दूसरी जगह फैलती नहीं है। इसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, कि जब बहुत सारे लोग हों तो बीमारी फैल नहीं पाती है। और ज्यादातर हमें यह भी मालूम है कि कोविड हम ज्यादातर भारतीयों को हो चुका था, तो इस वजह से जो टीकाकरण है उसका एक एडिशनल प्रभाव था, तो वो हमारे चिंता की इशू नहीं है। लेकिन मेरे को जो आपका सवाल समझ आया वो ये कि जो हमारे नवजात होते हैं 2 करोड़ 60 लाख और 2 करोड़ 70 लाख के बीच में, उसमें करीब 4-6% अभी रह जाते हैं। इसको हम कहते हैं कि इनको जीरो डोजर कहते हैं, जहां पर हम नहीं पहुंच पाए हैं। और इसके लिए पूरा का पूरा आज जो स्वास्थ्य तंत्र है वो लगा हुआ है और ये उम्मीद की जाती है 2030 तक हमें इसको 3% या 2% करना है। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि
पूरी कोशिश करी जाए कि हर एक बच्चे को, और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम खाली ड्रोन से दूसरे अटैक करने के लिए नहीं यूज़ करते, ड्रोन जो है दवाइयाँ भी पहुँचाते हैं। अरुणाचल के दूर दराज केंद्र हैं, बस्तर के दूर दराज एरियाज हैं, जो सारी दुर्गम जगह है, वहाँ पर अब वैक्सीन जो है ड्रोन के द्वारा पहुंचाई जाती है, जिससे कि अगर 4 बच्चे भी हैं किसी जगह पे, वहां पर भी वैक्सीन मिली जाए। क्योंकि हमारे लिए हर एक बच्चा जो है महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा देश का भविष्य है और उसको उसके स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। 60 साल की उम्र के लिए जैसे आप कह रहे थे, कौन सी टीके हैं? क्योंकि कोविड का टीका आपने बोला, कोविड का इस तरह का वायरस इस तरह का होता है कि हर बार बदलता है। इसी तरह से इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा है जो हर सीजनल कोल्ड है, वो भी किन्हीं बीमारी वाले लोगों को जो हाई रिस्क हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग की प्रॉब्लम है, उनको सालाना एक फ्लू के इंजेक्शन लगने चाहिए। तो वो आप लगवा सकते हैं अगर आपको बार बार इसकी समस्या रहती है तो। रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी का सवाल है। रमाशंकर जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, मुझे कहना चाहता था कि जिस तरह से टीकाकरण के प्रति प्रचार प्रसार होना चाहिए था, अभी हमने देखा कि कोविड के टाइम पे घर घर लोगों के टीकाकरण हुआ, मगर अब जो है बहुत से अनभिज्ञ लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि इसका प्रचार प्रसार हो, ताकि कोई व्यक्ति जो है टीका से अनभिज्ञ न रहे और टीका उसके न लगे, ये असंभव। अरोड़ा साहब, ये जो सप्ताह मनाया जा रहा है शायद इसीलिए मनाया जा रहा है, और आप हैं हमारे, आप ही बताएंगे। इसी तरीके से फैलेगा। ये बहुत अच्छा सुझाव है और इसको सही आशा है कि सही लोग सही जगह पे इसको सुन रहे होंगे। जी, जन जागरूकता के लिए प्रयास, अगर हम छोटी जगह पे जाएं, जैसे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स हैं या CMOs हैं, उनको भी ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वो अपने अपने एरियाज में जन जागरूकता अभियान फैलाएं। हमारे यहाँ आशा बहन जी हैं, हर 1000 पॉपुलेशन पर या 150 घर के ऊपर एक आशा बहन जी होती हैं, और उनका मुख्य काम ही यही है। 2 चीजें हैं, एक टीकाकरण, बच्चों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना, और दूसरा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका सही समय पर सही जगह पर उनका प्रसव करवाना। और इसलिए ये जन जागरण वाला कार्यक्रम है, ये लगातार सतत गति से चल रहा है जी। इसके अलावा जैसे अभी एक सवाल आया था, कुछ ऐसा भी होता है कि बच्चे ना वो सरकारी अस्पताल में नहीं हो रहे या घर में डिलीवरी हो रही है, उनके लिए भी यही आशा बहन जी जाके, आशा बहन जी और उसमें नहीं, आशा बहन जी और उसके अलावा ANM जो है उसकी जिम्मेदारी है कि जो, क्योंकि ANM के एक उसको डिलीवरी करना भी आता है। अगर घर पे कोई डिलीवरी हो रही है, और कुछ क्षेत्र हैं हमारे, कुछ प्रदेश हैं जहाँ पर 15-20% अभी भी जो है प्रसव घर पे होते हैं, तो उन बच्चों को प्रसव के तुरंत बाद टीका लगाना और उनको बताना कि लेके आना। और यही कारण है कि टीकाकरण अब हमारा 90% से ऊपर हो गया, क्योंकि ये बहुत और इसके साथ उनको इंसेंटिव दिया जाता है। जिसका बच्चे का टीकाकरण पूरा हो जाता है तो कुछ प्रदेशों में बच्चे के स्वास्थ्य के लिए एक मॉनेटरी सपोर्ट भी दी जाती है और एक प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। लवलीन जी, इसमें होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, ऑब्वियसली सर उस पार्ट थे एम्स से, और जो पूरे देश में चल रहा है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, उसके अंदर आशा का जिम्मेदारी होती है कि 0, अगर घर पे हो रहा है तो 0, 3, 7, 14, 28 एंड 42 डेज, ऐसे 6 विजिट उसको घर पे जाके करनी होती है, जहाँ बच्चे को देखती है, बच्चे का देखभाल करती है, कुछ खतरे के चिन्ह उनको भी देखती है और टीके के लिए प्रोत्साहित करती है 1.5 महीने पे। दिल्ली से केशव का सवाल है। जी केशव जी नमस्कार, सवाल पूछिए, स्वागत है। हेलो मैम, नमस्ते मैम। मेरे जैसे 2-3 सवाल है। पहला सवाल ये है, जैसे कि कोई वैक्सीन लगती है, जैसे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान है, तो वो लगवाने जाते हैं, तो उसमें का मैम खाना खा के लगवानी चाहिए या खाली पेट लगवानी चाहिए? और जैसे कि गर्भवती महिला होती है, तो जैसे वो बच्चे होते हैं, तो उस टाइम पे भी मतलब डॉक्टर बताते हैं वैक्सीन आपको टाइम टू टाइम लगवानी चाहिए, तो पेरेंट्स फिर जैसे ध्यान नहीं देते, तो उसमें क्या डॉक्टर खुद कॉल करके बताना चाहिए कि आपका टाइम हो गया लगवाने के लिए? नहीं। एक बात तो है, सवाल देखिए कितने जागरूक हमारे श्रोता हैं, अच्छे सवाल लेके आ रहे हैं। मेरा मन का आई होप कि ये सारी रिकॉर्ड हो रही है, ये सारे लिखे हुए, ये बहुत FAQs में बहुत काम अच्छे सवाल पूछ रहे हैं लोग जी। तो केशव जी, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, ज्यादातर टीकों के लिए, ज्यादातर क्या, मैं करीब सभी टीकों के लिए किसी तरह का खाली पेट की और खाने की कोई मनाही नहीं है, कोई उसका। केवल पोलियो की जब ड्रॉप्स दी जाती हैं ओरल, उसके बाद करीब आधा घंटा फीडिंग नहीं दी जाती है। उसके अलावा किसी चीज़ में किसी तरह का कोई परहेज या कोई ध्यान करने, खाने से संबंधित ध्यान नहीं करना होता।
एक और चीज डॉक्टर बिष्ट, कुछ ही होता है कि सरकारी अस्पताल लगा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कुछ और एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन भी लगती है, कुछ लोगों के बीच में ये भी एक वो रहता है, धारणा है ये एक्चुअली लवनीन जी। अब भारत सरकार ने ये पूरे विश्व का ऐसा एकमात्र ऐसा टीकाकरण कार्यक्रम है जिसके अंदर हम जो भी टीके उपलब्ध थे, और सर क्योंकि के चेयरमैन हैं नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के, तो एक एक करके हमने धीरे धीरे करके हम सारे ले आए हैं। जो हम 15-20 साल पहले जब मैंने अपने बच्चों को लगाया था, मैंने बहुत सारे प्राइवेट पे जाके लगाए थे, आज मेरे जो पोती को लग रहा है उसको कोई भी टीका मुझे बाहर से लगाने की जरूरत पड़ी, सारे के सारे सरकारी तंत्र में उपलब्ध लग रहे हैं। अरोड़ा जी, एक सवाल आपसे और, हालांकि श्रीकांत जकड़े वेट कर रहे हैं, उनसे उनका बाद में पूछेंगे। टीकाकरण में आजकल एडोलेसेंट गर्ल्स 9 से 16 साल की उम्र वाली जो बच्चे हैं उनको सर्विकल कैंसर के लिए भी टीकाकरण शुरू है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। ये एक यही इच्छा जो डॉक्टर बिष्ट बता रहे हैं, एक यही टीका रह गया है जो हमें लगा अब अपने कार्यक्रम में इंट्रोड्यूस करना है इस समय, और इसको सर्वाइकल कैंसर के लिए टीका है। ये 9 से 14 साल के बच्चों में, और हमें उम्मीद है कि इस साल इस कार्यक्रम में आने, मतलब राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में आ जाएगा। तो ये एक एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए है, क्योंकि हर साल हम लोग लगभग 1 लाख महिलाएं मृत्यु हो जाती है उनकी टीकाकरण की वजह से। दूसरी चीज़ ये है कि ये टीका बाजार में करीब 3 से 4 हज़ार रुपए का एक टीका मिलता है, लेकिन ये अब हमारे लिए वो मुफ्त मिलेगा, और इसके लिए 2 टीके लगाने होते हैं 9 से 14 साल के। डॉक्टर बिष्ट, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें, क्या चुनौतियां रहती हैं, खासतौर से पेरी अर्बन में जहां जो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, वहां अभिभावकों को, बच्चों को भी और वयस्कों को भी टीकाकरण की कैसे जानकारी दी जाती है? एक तो एक्सेस का है कि कितनी दूरी कितनी है, और जैसे आपने दुर्गम और दूर क्षेत्र बोले थे, किसी के लिए भी अगर अब क्योंकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, रोड्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं और यातायात के साधन काफ़ी अच्छे हैं, तो लोग ला सकते हैं। और क्योंकि अब आशा और एएनएम मिला के घर घर जाके भी टीके लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है, उन्हें पास के सब सेंटर पे और पीएचसी पे बुलाते हैं और टीकाकरण पूरा करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारा कवरेज जो पहले 50-60-55% रहता था, वो अब बढ़ के 80% से ऊपर का है। और कौन से अरोड़ा साहब फिलहाल आ रहे हैं वयस्कों के लिए, जो जैसे बीमारियां बदल रही हैं, उनके स्वरूप बदल रहे हैं, तो जाहिर तौर पे परीक्षण भी हो रहे हैं। एक आपने डेंगू बताया, मलेरिया बताया, और सर्विकल कैंसर काम कर ही रहे हैं, और कौन कौन से नए उसके लिए 1-2 टीके और हैं। एक तो मैं बताना चाहूँगा कि जो टेक्नोलॉजी है, कोविन सबको याद होगा। अब ये कोविन टीकाकरण का जो हमारा प्लेटफॉर्म था, इसको जो नियमित टीकाकरण है उस कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस तरीके से ये जो बात पूछी जा रही थी कि लोगों को समय पे याद दिलाना कि जब अगला टीका होना है, और उसको सर्टिफिकेट मिलना है, मोबाइल पर या तो मोबाइल पे हो जाए। दूसरा जो है, जो वयस्क हैं उनके लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है अब। क्यों? आज से 25-30 साल पहले जो बच्चे थे उनमें मृत्यु ज्यादा थी, और जो एल्डरली थे उनकी मृत्यु कम थी जी। आज जो है बच्चे केवल 10 से 15% बच्चों की मृत्यु, अगर 100 मृत्यु है मेरे पास 10 से 15, लेकिन जो वयस्क हैं 60 साल से ऊपर वाले, वो करीब 40 व्यक्ति मरते हैं। तो इसका मतलब वयस्कों का टीकाकरण बहुत जरूरी है। उसमें इन्फ्लुएंजा के अलावा जो डॉक्टर बिष्ट ने बताया, अब न्यूमोकॉकल वैक्सीन का भी टीका लगाना होता है, और साथ में हर्पीस का टीका है। ये 2-3 टीके हैं, लेकिन इसके अलावा अब डेंगू और चिकनगुनिया, इस तरह के कुछ नए टीके आने वाले हैं, उस पर काम हो। और बहुत मजे की बात है कि ये सब भारत में किए जा रहे हैं। बहुत लंबा सफर हमने तय कर लिया है, तो और है जो हमें तय करना है। और यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि भारत इस समय दुनिया में अगर 3 टीके लगाए जाते हैं, उसमें से 2 टीके भारत मेड इन इंडिया होते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की। और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है, हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करें। डॉक्टर अरोड़ा, डॉक्टर बिष्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आए, आप स्टूडियो में आए, तमाम सवालों के जवाब दिए। आज का कार्यक्रम श्रोताओं आपको कैसा लगा, इस बारे में अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnst@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए newsonAIR.nic.in पर आप लॉग इन कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह सोमवार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।